नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्मपत्री पढ़ने की कला को आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आपके बहुत सारे रिस्पांस मुझे मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से आपका और मेरा संपर्क रहता है, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, आपका और मेरा संपर्क धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको जो ये मैं टिप्स देता रहता हूँ जन्मपत्री के माध्यम से अपनी जीवन को समझने के, आइए उस श्रृंखला को आगे लेके जाऊँ। आपको बताता हूँ विवाह संबंधित तकलीफ़ें। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि पंडित जी, विवाह के बाद हमारे जीवन में ऐसी मुसीबतें आ गई हैं कि अब मुख से ये निकलता है कि ये लड्डू ना ही खाते तो अच्छा था। जो लोग शादी से पहले बहुत एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, अचानक विवाह के बाद उनके जीवन में परेशानियां खड़ी हो गई। बहुत सारे लोग ये तक पूछ लेते कि भैया मेरा डाइवोर्स कब होगा, सेपरेशन ही हो जाए, कुछ ऐसा उपाय करवा दीजिए। तो आप निराश ना हों, आप पहले तो जन्मपत्री को पढ़ना समझें, ताकि जो ये टिप्स मैं आपको देता रहता हूँ या आपको मैं सिस्टम समझाता रहता हूँ, अगर आप इसको समझ जाएं, कम से कम वो लोग जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं, ये बहुत उत्सुक हैं कि शादी करनी है, हमने जन्मपत्री मिला दो, मेरी शादी कब होगी। सबसे पहले जो जन्मपत्री क्या कह रही है इसे समझ लीजिए। हमारी कुंडली में सप्तम भाव जो है, 7th हाउस जो है, वो जीवन साथी का घर माना जाता है, शादी का खाना माना जाता है। 7th हाउस लगन से गिनती करेंगे, जो 7वां घर ऊपर से बिल्कुल नीचे वाला होता है उसे 7वां घर कहते हैं। 7th हाउस हमारी शादी का स्थान है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सप्तम भाव में कोई ग्रह तो नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में सभी ग्रह अपना अपना रंग दिखाते हैं। सप्तम भाव में सूर्य आ जाए तो जीवन में परेशानी पैदा कर देता है जीवन साथी के साथ। सप्तम भाव में मंगल आ जाए तो वो तो प्रचलित ही है कि मांगलिक दोष है, और मांगलिक होने के कारण जीवन में परेशानी आ जाती है। सप्तम भाव में शनि आ जाए तो वो एक ऐसा योग है जो नपुंसकता के योग पैदा करता है, 2-2 शादियों के तक के योग पैदा कर देता है। सप्तम भाव में बुध आ जाए, बुध एक ऐसा ग्रह है, अगर सप्तम भाव में आ जाए आपके और जीवन साथी के तालमेल को, बुद्धि के तालमेल को बिगाड़ देता है, यहाँ तक कि आयु के तालमेल को भी बिगाड़ देता है। मैंने बहुत सारे लोगों के बुध सप्तम में होने के कारण आयु से छोटे जीवन साथी देखे जिनके साथ उनका तालमेल बनता ही नहीं है कभी। सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाए, ऐसा ग्रह है कि शुक्र के कारक घर में अगर माँ का ग्रह आ जाए तो गृहस्थी में परेशानी माता और पत्नी के कारण होती है, कि सास बहू का झगड़ा उस घर में या सास और जमाई का झगड़ा उस घर में हो जाता है जिनके चंद्रमा सप्तम भाव में होता है। सप्तम भाव में राहु और केतु आ जाए तो समझ लीजिए तलाक तक की नौबत बना देते हैं, पेट के ऑपरेशन तक करा देते हैं, अगर राहु सप्तम भाव में हो या केतु सप्तम भाव में हो। सप्तम राहु तो जीवन में शक की सुई हमेशा ऑन रहती है। किसी के भी सप्तम में केतु आ जाए या सप्तम में राहु आ जाए, उसे अपने जीवन साथी पे शक रहता है हमेशा कि इसका संबंध जरूर किसी अन्य पर पुरुष या पर स्त्री के साथ होगा, ये अफेयर चला रहा होगा, ये 2 दिन से मेरे साथ बात नहीं कर रहा, ये 4 दिन से घर नहीं आया। वो चाहे अपने काम में बिजी हो पति या पत्नी, लेकिन जिनके ऐसे ग्रहों की स्थितियां हैं उन्हें शक की जो सुई है उनका घर उजाड़ देती है। तो सप्तम भाव में किसी भी ग्रह का आ जाना खतरे से खाली नहीं होता, चाहे वो 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी आ जाए, उसकी इंडिकेशन समझनी पड़ती है। दूसरा नुक्ता यह है कि सप्तम भाव में 2 विरोधी ग्रह इकट्ठे हो गए या सप्तमेश का शत्रु आ गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। यूं समझ लीजिए कि शुक्र जो है वो शादी का एक कारक ग्रह माना गया है, या बृहस्पति शादी का ग्रह माना गया है। अगर शुक्र या गुरु राहु के साथ हैं तो वहां पर भी गुरु चंडाल योग या लक्ष्मी श्रापित योग होता है। गुरु ग्रह कन्या की कुंडली में अगर राहु केतु से पीड़ित हो तो वहां पर भी तलाक की संभावना होती है। शुक्र ग्रह अगर पुरुष की जन्मपत्री में राहु या केतु से पीड़ित हो तो वहां पर भी तलाक की संभावना होती है। अब सप्तम भाव के साथ साथ 12वें घर को भी जरूर स्टडी करना पड़ेगा जब हम वैवाहिक स्थितियों की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हो। 12वें घर को शयन सुख कहा गया है, बेडरूम प्लेजर्स, फिजिकल प्लेयर्स कहा गया है। शारीरिक सुख, संभोग का सुख
12वें घर से प्राप्त होता है। तो अगर 12वें घर में भी कोई अशुभ योग बना हुआ है, 12वें घर में भी कोई पापी ग्रह अपना रंग दिखा रहा है, शत्रु ग्रह अपना रंग दिखा रहा है, या सूर्य और मंगल मिल गए हैं, मंगल और गुरु मिल गए हैं, ऐसे दो ग्रह होते हैं जिस स्थान पर बैठे उस स्थान की हानि करते हैं, अगर वो भी आपके 12वें घर में है तो आपके फिजिकल रिलेशनशिप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं बन पाते या सेटिस्फैक्शन लेवल तक नहीं बन पाते, वो भी जीवन में दरार पैदा करता है। तो ये याद रख लीजिए, सप्तम भाव और 12वें भाव में अगर कोई अशुभ योग बन गया तो जीवन साथी के साथ संबंधों में बिगाड़ पैदा करता है। तीसरा नुक्ता समझिए कि सप्तम भाव का स्वामी अगर त्रिक स्थानों में यानी कि 6, 8, 12 में आ गया तो भी ये खराबी पैदा करता है। चौथा नुक्ता समझिए अब, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में हो, चाहे वो अच्छे खाने में ही हो, वहां उसका शत्रु ग्रह पहले से ही बैठा हो, या ऐसी जोड़ी बन जाए कि सप्तमेश के साथ उसका शत्रु बैठा है, शत्रु राशि में बैठ गए हैं, तो भी वैवाहिक सुख मंदे रहते हैं। तो ये सब हमें जन्म पत्री में से इंडिकेशन पहले ही मिल जाती है। उसके फिर उपाय होते हैं, इलाज होते हैं, उसे समझकर अपनी जन्म पत्री मिलानी चाहिए। खाली गुण मिल रहे हैं, खाली दोष तो नहीं है कोई, इन बातों से अब हमें निकलना पड़ेगा, साइंटिफिक थ्योरी की तरफ आइए। बाकी आपको मैं एक टोटका बता देता हूँ। पति और पत्नी के बीच में प्रेम की भावना पैदा रहे, आकर्षण बना रहे, भगवान कृष्ण का सुंदर मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करें। अपने घर में राधा, कृष्ण और गौ जिस एक ही चित्र में या स्टैचू में, मूर्ति में नज़र आते हों, वो अपने घर में ज़रूर रखें। उसके आगे चंदन की अगरबत्ती जलाएं और अपने बेडरूम को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, सुगंधित रखें। चाहे सैंडल स्प्रे करें, चाहे परफ्यूम स्प्रे करें, चाहे चंदन की अगरबत्ती जलाएं और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप जल के ऊपर करें। जल में फूंक मार दें, उस जल का छींटा अपने बेडरूम में दें, अपने बेड पर दें। अपने पति या पत्नी के बीच में वो जल, चाहे पानी में मिलाकर, चाय में, दूध में, किसी भी प्रकार से हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भी ये पाठ कर सकते हैं और दोनों मिलकर ये जल अमृत रूपी जल बनाकर ग्रहण कर सकते हैं, ताकि जीवन में वैवाहिक परेशानियाँ कम हो। नहीं तो सप्तम भाव और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह हमारे जीवन में तूफान पैदा कर देते हैं, विशेषकर विवाह के बाद। अगर ये सारी परेशानियां आप झेल रहे हैं, इसके ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सारा मैं सिस्टम बताऊंगा किस प्रकार आप सप्तम भाव के उपाय कराएं, सप्तम भाव के ग्रह को शुद्ध करें, कौन से रंग, रतन, यंत्र, मंत्र आपको सहायता करेंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जब तक आप जाप अवश्य करें, जब तक आप अपनी जन्म पत्री मुझे दिखा नहीं लेते। तो दर्शकों, 7th हाउस और 12th हाउस इम्पोर्टेंट हाउस है। इन्हीं के बल के ऊपर, यानी कि जीवन साथी के बल के ऊपर हमारा बेटर हाफ, लाइफ का जो बेटर हाफ होता है, जीवन साथी के बल के ऊपर ही चलता है। तो इसे जरूर अवश्य ही स्टडी कर लें। कई बार जब उम्र ढल रही होती है तब उसकी दशा आ जाती है जब हमें पति या पत्नी की अधिक आवश्यकता होती है, 40 वर्ष बाद या 50 वर्ष बाद। और अगर तब ऐसा कोई ग्रह बोल पड़ा कि आपका मतभेद पैदा हो गया, तो फिर इंसान जीवन में टूट ही जाता है। तो वैवाहिक स्थितियों को जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा फेसबुक आईडी, मेरा यूट्यूब वीडियो आईडी, मेरा www.kundliscanner.in आपके सामने है। तो इजाज़त दीजिए, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करूंगा। नमस्कार। नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी भाई बंधुओं का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, आपके साथ अक्सर मैं ज्योतिषीय ग्रहों की बातें करता रहता हूं। त्रिकोण को कैसे मजबूत रखना है ये बताता रहता हूं। शत्रु ग्रहों के कैसे दान करने हैं, उनके कलर्स का कैसे प्रयोग करना है ये बताने का प्रयास करता हूं। छाया ग्रह राहु और केतु से कैसे बचना है और उन्हें शुभ करना है अपने जीवन में। जितना हम राहु और केतु को शुभ करते जाएंगे, उतना ही हमें इस जीवन में सफलता मिलती है और अगले जीवन के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जो इस जन्म के ग्रह हैं वो सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है।
जितना हमने पिछले जन्मों में कोई अच्छा या बुरा काम किया है, उसी प्रकार से हमें इस जन्म में हमें जन्म पत्री बता देती है कि कौन कौन से खाने में कौन कौन से ग्रह हैं। तो यहाँ पर राहु और केतु को विशेष रूप से मैंने अध्ययन किया है, रिसर्च की है। तो ज्योतिष के हम जब भी उपाय करवाने निकलते हैं या अपनी जन्म पत्री पढ़वाने निकलते हैं, तो सबसे पहले छाया ग्रह को देखा जाता है कि कहीं ये ग्रह किसी भी प्रकार से हमारे किसी शुभ भाव को प्रभावित तो नहीं कर रहे, किसी शुभ ग्रह को प्रभावित तो नहीं कर रहे, या सभी ग्रहों को अपनी लपेट में लेकर महापाप कर्तृदोष, जिसे नागपाश योग कहा गया है, सर्प दोष तक का नाम दिया गया है, ऐसा योग बनाकर तो नहीं बैठे। तो जो मैंने पर्सनली रिसर्च किया है, शोध किया है, अध्ययन किया है, ग्रहों की तिथियों को भी समझा है मैंने, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग अमावस के ऊपर ही करता हूँ। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आपकी जन्म पत्री में राहु, केतु, शनि, साढ़े साती, ढैया, काल सर्प दोष, पितृदोष या किसी भी प्रकार के साथ शुभ ग्रह के साथ कोई अशुभ योग बना रहे हैं, जैसे गुरु के साथ राहु या केतु आ गए, चंडाल गुरु बन जाता है। शुक्र के साथ राहु या केतु आ गए, लक्ष्मी को श्राप लगा होता है। मंगल के साथ राहु या केतु आ गए, भ्रातृ दोष बना होता है, भाइयों के साथ झगड़ा होता है। बुध के साथ राहु केतु आ गए, जड़ दोष बना होता है, बहन, बुआ, मौसी, व्यापार से परेशानी आती है। चंद्रमा के साथ राहु या केतु आ गए, ग्रहण दोष बना होता है, मेंटल ट्रबल्स होती हैं। सूर्य के साथ राहु या केतु आ गए, आत्मा दूषित और मलिन होती है, जेल यात्रा तक का योग पैदा कर देते हैं। तो ये जान लीजिए, 7 पिंड ग्रहों के साथ राहु या केतु की युति बन जाए, या राहु या केतु में सभी ग्रह लपेटे में आ जाएं, काल सर्प दोष बन जाए, उनका उपाय मैं हर महीने अमावस्या के रोज़ करता हूँ। आप अपनी अपनी जन्मपत्री के शुभ ग्रह देख लीजिए, राहु केतु की दृष्टि में तो नहीं है, काल सर्प देख लीजिए, या ऐसे ग्रह की युति देख लीजिए जो छाया ग्रह के साथ मिले हुए हैं, या शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है आपके ऊपर। तो हर महीने अमावस्या से पहले पहले आप अपनी जन्म पत्री मुझे दिखाकर अपने लिए उपाय की रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ताकि आपको राहु केतु से कैसे बचना है ये एक बार सिखा दिया जाए। और उसके बाद अपनी त्रिकोण को मजबूत करने के लिए कौन से त्रिकोण पतियों का इस्तेमाल करना है त्रिशक्ति के रूप में, ये बता दिया जाए। अगर आप इस सिस्टम को समझ लें, हर महीने अमावस का प्रयोग मैं करता हूँ, ग्रह शुद्धि के लिए, सर्प शांति के लिए, राहु केतु शांति के लिए। इस बात को अगर आप जान लें तो आप मुझसे हर महीने अमावस से पहले संपर्क करके अपने ग्रहों के विषय में जानकारी ले सकते हैं, उपाय के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, त्रिशक्ति किस प्रकार स्थापित करनी है ये जान सकते हैं। इसके अलावा हर महीने संक्रांति के ऊपर जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो एक छोटा सा उपाय निकलता है हर बार, तो उसे भी आप जानने के लिए हर संक्रांति से एक दिन पहले आप मुझसे मिल सकते हैं। मुझसे फ़ोन पर अपना लगन बताकर, अपनी दशा अंतरदशा बताकर, सूर्य किस भाव में जाकर क्या प्रभाव देगा, शुभ देगा तो उसे और शुभ करने का प्रभाव, अशुभ देगा तो उसकी अशुभता को दूर करने का क्या उपाय है, ये जान लेना चाहिए। हर संक्रांत पर, हर अमावस पर काल सर्प की पूजा होती है, हर संक्रांति पर सूर्य का एक छोटा सा उपाय निकाला जाता है। इस स्थिति को अगर आप जान लें और अपने आप को मेंटेन करते रहें अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दशा अंतरदशा, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, गोचर के हिसाब से, तो मैं ये समझता हूँ कि हम लगभग 50 से 75% अपने जीवन को किस प्रकार सफलता से जीना है ये जान जाते हैं। तो दर्शकों याद रख लीजिए, हर महीने अमावस पर मैं राहु केतु शनि काल सर्प दोष पितृदोष साढ़े साती और ढैया की शांति करवाता हूँ। इस शांति के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके पास मेरा नंबर है। कभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यही संदेश देता हुआ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।